Hello students, welcome to DCM classes. Today we will be solving the September 1 evening question from the JEE Main 2021. September 1, these are September 1 evening questions from the from mathematics, subject mathematics. और यहाँ पर मैं नंबर से 61 to 70 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आज हम लोग। इससे पहले आपने देख लिया होगा कि फिजिक्स के क्वेश्चन हमने कुछ सॉल्व किए हुए थे, सारे 30 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। तो सितंबर के उसको आपको देखना हो तो आप उसको देख लीजिएगा। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। द क्वेश्चन नंबर 61 इज let f maps from R to R be a continuous function, then the value of this is what, this integral is what। अब यहाँ पर इसमें आप जब देखोगे तो इसके सॉल्यूशन में तो सबसे पहली चीज़ तो जब इस इंटीग्रल इस लिमिट को जब आप सब्स्टिट्यूट करोगे ना यहाँ पर π/4 की वैल्यू, तो सीकेंड स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स जो हो जाएगा वो आपका 2 से 2 हो जाएगा ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। और नीचे वाली जो चीज़ हो जाएगी वो भी क्या हो जाएगा, π² माइनस π²/16। तो ये वैल्यू 0/0 फॉर्म हो जाएगी। तो अब जब 0/0 फॉर्म होती है तो आपको पता है कि यहाँ पर आप एल हॉस्पिटल रूल यूज़ कर सकते हो। तो एल हॉस्पिटल रूल हम यहाँ पर डायरेक्टली यूज़ कर लेते हैं। तो एल हॉस्पिटल रूल के हिसाब से आप क्या करोगे, पहली बात तो ऊपर को डिफरेंशिएट करोगे बाय यूजिंग व्हाट, बाय यूजिंग लेबनीज़ थ्योरम। तो दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ लिमिट x टेंड्स टू π/4 और π/4 इंटू f ऑफ सेक स्क्वायर एक्स माइनस 2 सेकेंड एक्स माइनस नहीं, यहाँ पर एक तो आपने एक बार सब्स्टिट्यूट कर दिया इसको f में और दूसरा इसको डिफरेंशिएट कर दिया इंटू 2 सेक एक्स इंटू इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ सेक एक्स होता है सेक एक्स इंटू tan x प्लस f ऑफ 2 इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ 2 इज 0, सो दिस वैल्यू अपॉन नीचे वाले उसको डिफरेंशिएट कर दो, नीचे वाले डिफरेंशिएट में क्या आएगा 2x हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो गया कि अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, अब लिमिट की वैल्यू डाल सकते हो। लिमिट की वैल्यू डाल के देखते हैं। दिस वैल्यू इज π/4 इंटू f ऑफ 2 सेकेंड स्क्वायर सेक एक्स स्क्वायर π/4 इज 2 इंटू 2 सेक एक्स इज √2 इंटू सेक एक्स एक बार है तो √2 स्क्वायर हो जाएगा इंटू tan ऑफ π/4 इज 1, ये 0 हो गया बाई अपॉन 2 इंटू π/4। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा, π/4 से π/4 कैंसिल कर देते हैं, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो आपके पास जो आंसर आ गया वो हो गया 2f ऑफ 2। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू आनी चाहिए 2f ऑफ 2। दिस क्वेश्चन इज सॉल्व। क्वेश्चन ईजी था पर डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ एल हॉस्पिटल रूल था। तो दिस क्वेश्चन इज सॉल्व। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 62nd क्वेश्चन। 62nd क्वेश्चन इज व्हाट, cos इनवर्स cos ऑफ -5 प्लस साइन इनवर्स sin 6 माइनस tan इनवर्स tan 12 इज इक्वल टू व्हाट। प्रिंसिपल वैल्यूज चाहिए। तो यहाँ पर cos इनवर्स ऑफ cos 5 cos ऑफ -5 प्लस साइन इनवर्स ऑफ sin 6 माइनस tan इनवर्स tan 12। तो cos इनवर्स ऑफ cos 5 क्या होगा, दिस विल बी 2π - 5 है ना, प्लस साइन इनवर्स ऑफ sin 6 विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ 2π - 6। tan इनवर्स ऑफ tan 12 विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ माइनस 4π - 12। तो दिस इज 2π - 5 प्लस 6 - 2π प्लस 4π - 12। तो इसका जो आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए आपका 4π - 11। तो योर आंसर इज सी। अब चलते हैं 63rd क्वेश्चन पर। 63rd क्वेश्चन इज व्हाट,
Consider the system of linear equations. These three linear equations are given. Equations are these 1, 2 and 3. Let S1 be the set of all A belongs to R for which the system is inconsistent, and S2 be a set of all A belongs to R for which the system has infinitely many solutions. If n of S1 and n of S2 denote the number of elements in S1 and S2 respectively, then अब पहली बात तो जब सिस्टम इनकन्सिस्टेंट होती हैं तो उसके केस में क्या होता है, उसके केस में आपका डेल्टा जो होता है वो ज़ीरो होता है. फॉर सिस्टम्स इनकन्सिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, डेल्टा इज इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए. और दूसरा डेल्टा 1 ये मस्ट नॉट बी इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए. फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए जो कंडीशन होती है वो होती है डेल्टा मस्ट बी इक्वल टू ज़ीरो एंड डेल्टा 1 इक्वल टू डेल्टा 2 इक्वल टू डेल्टा 3, दीज थ्री मस्ट बी इक्वल टू ज़ीरो. ये दो कंडीशन होती है, ये आपको पता चलेगी जब आप डिटर्मिनेंट वाले कुछ टॉपिक में या फिर मैट्रिसेस में डिटर्मिनेंट वाले टॉपिक में एक्चुअली में सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के जो सॉल्यूशन होते हैं उनके कंडीशंस दी होती हैं, ये कंडीशंस हैं. तो इसमें जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, पहले तो डेल्टा डिफाइन कर लेते हैं. डेल्टा एक्चुअली में क्या है, डेल्टा इज इक्वल टू -1 1 2 3 -a5 2 -2 -a. दिस इज डेल्टा. तो जब अगर डेल्टा इज इक्वल टू ज़ीरो है तो डेल्टा इज इक्वल टू ज़ीरो का मतलब क्या हुआ, -1 इंटू ए स्क्वायर प्लस 10 -1 इंटू -3a -10 प्लस 2 इंटू -6 प्लस 2a. तो यानी कि क्या हुआ, दिस इज इक्वल टू ज़ीरो. तो इसका मतलब -a स्क्वायर -10 प्लस 3a प्लस 10 प्लस 4a -12 इक्वल टू ज़ीरो. यानी कि यहाँ पर क्या हुआ, 10 10 कैंसिल हो गया, तो a स्क्वायर -7a प्लस 12 इज इक्वल टू ज़ीरो. इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, a -3 इंटू a -4 इक्वल टू ज़ीरो. तो इसका मतलब दिस कंडीशन क्या दे रही है आपको, या तो a इक्वल टू 3 होना चाहिए और a इज इक्वल टू 4 होना चाहिए, इन दोनों में से कोई एक कंडीशन होनी चाहिए. तो इनका और डेल्टा 1 नॉट इक्वल टू ज़ीरो है. डेल्टा 1 डाल के देखते हैं. डेल्टा 1 मतलब 0 1 7 1 -a -2 2 5 -a, ये हो गया आपका डेल्टा 1. अब आप डेल्टा 1 को क्या करो ना, डेल्टा 1 को आप जब डाल के देखोगे यहाँ पर तो इसमें इसकी कुछ वैल्यू निकाल लेते हैं. डेल्टा 1 इज इक्वल टू क्या हो गया आपका, ये तो ज़ीरो हो ही जाएगा. तो -1 इंटू -a -35 प्लस 2 इंटू -2 प्लस 7a. तो ये हो गया 35 प्लस a -4 प्लस 14a. तो ये हुआ आपका 15a प्लस 31. अब आप इसमें या a की वैल्यू या तो 3 डालो या फिर 4 डालो, दोनों में ही ये नॉट इक्वल टू ज़ीरो होगा. तो इसका मतलब डेल्टा इज इक्वल टू ज़ीरो जब सिस्टम ऑफ इनकन्सिस्टेंट सॉल्यूशन के लिए जो a की वैल्यू है वो दो हैं, या तो 3 या फिर 4, यानी कि n ऑफ S1 क्या है आपका, n ऑफ S1 इज इक्वल टू 2 है. करेक्ट. अब दूसरे पे आते हैं. दूसरा, फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए जब डेल्टा इज इक्वल टू ज़ीरो है तो आपकी a की वैल्यू तो 3 और 4 आ रही है, पर जब a इज इक्वल टू 3 और 4 है तो डेल्टा 1 की वैल्यू तो ये थी 15a प्लस 31. तो यानी कि ये तो हमेशा नॉन ज़ीरो होगा जब a की वैल्यू 3 और 4 है, 3 या 4 है. तो ये इसका मतलब डेल्टा 1 इज इक्वल टू डेल्टा 2 इज इक्वल टू डेल्टा 3 इज इक्वल टू ज़ीरो, नॉट पॉसिबल.
तो इसका मतलब क्या है कि आपको एन ऑफ एस टू इज इक्वल टू ज़ीरो है, क्योंकि दो ही वैल्यू आ रही हैं एक ही, और इन दोनों वैल्यू के लिए कोई भी एक ज़ीरो नहीं हो सकता, क्योंकि एक नॉन ज़ीरो हो गया, डेल्टा वन नॉन ज़ीरो हो गया, इसलिए ये ज़ीरो नहीं हो सकता, इसलिए एन ऑफ एस टू इज इक्वल टू ज़ीरो हो गया। तो यहाँ पर क्या हुआ, आपके पास दो चीज़ें आई हैं, तो आपके पास इन दोनों में से आप क्या सॉल्यूशन टिक कर सकते हो। पहले तो आपका आ गया एन ऑफ एस वन इज इक्वल टू एन ऑफ एस टू इज इक्वल टू ज़ीरो, यानी कि आंसर शुड बी योर सी। क्लियर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 64th। लेट द एक्यूट एंगल बाइसेक्टर of the two plane this and this be the plane B, then which of the following point lie on P। ये तो easy है। अगर आपके पास दो प्लेन होते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 इज इक्वल टू ज़ीरो, दिस इज योर प्लेन वन, एंड a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 इज इक्वल टू ज़ीरो, दिस इज योर प्लेन टू। तो उसके केस में क्या होता है, तो बाइसेक्टर ऑफ द प्लेन जो होता है ना, अगर मैं ऐसे ड्रॉ कर लेता हूँ, तो दिस इज़ योर वन प्लेन, दिस इज़ योर वन प्लेन, और सिमिलरली मैं एक और प्लेन ड्रॉ कर लेता हूँ, यहाँ से ये और ये, दिस इज़ योर सेकेंड प्लेन। ठीक है, ये आपका सेकेंड प्लेन है। तो अब इनमें से इन दोनों से जो पास करता हुआ कोई भी एक प्लेन, जब इन दोनों इस लाइन से पास करता हुआ कोई भी आप एक प्लेन बनाएंगे ना, कोई भी एक रैंडम प्लेन बना लो, कोई भी रैंडम प्लेन आप बनाओगे, सपोज़ ऐसा वाला प्लेन मैंने बनाया, तो इन दोनों से पास करता हुआ ये कोई भी एक प्लेन बनाया, सॉरी, आपने कोई भी इस तरह का प्लेन बनाया ना, तो ये जो इन एक्यूट एंगल से पास कर रहा है, इन दोनों के, इन दोनों एंगल के बीच से पास कर रहा है, स्ट्राइक करता हुआ, तो उसकी जो वैल्यू, उसकी जो इक्वेशन होती है, वो इक्वेशन होती है a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 अपॉन रूट ओवर a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस और माइनस a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 अपॉन रूट ओवर a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर, इसका मॉड। अब इसमें क्या होता है, एक्यूट एंगल तब होता है जब इफ a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज ग्रेटर देन ज़ीरो है, इज ग्रेटर देन ज़ीरो व्हेन d1 कॉमा d2 आर ग्रेटर देन ज़ीरो। तो उसके केस में क्या होता है, उसके केस में आपका जो एक्यूट एंगल बाइसेक्टर होता है, तो उसके केस में आपको नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट्स फॉर एक्यूट एंगल, एंड पॉजिटिव फॉर ऑब्ट्यूस, सॉरी। और अगर लेस देन ज़ीरो आएगा तो उसके केस में क्या होगा, उसके केस में लेस देन ज़ीरो की कंडीशंस जो होंगी वो होंगी ऑब्ट्यूस के लिए। तो इस गिवन केस के लिए जो आपका जो एक्यूट एंगल बाइसेक्टर होगा, उसकी इक्वेशन क्या होगी, बिकॉज d1 एंड d2 आर ग्रेटर देन ज़ीरो, तो एक्यूट एंगल बाइसेक्टर आपका नेगेटिव साइन के लिए आएगा। तो इसका मतलब हमारी इक्वेशन क्या होगी, इक्वेशन विल बी x माइनस 2y माइनस 2z प्लस 1 अपॉन रूट ओवर 1 प्लस 4 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2x माइनस 3y माइनस 6z प्लस 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 4 प्लस 9 प्लस 36। अब इसमें से जब इस इक्वेशन में आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, वैसे अगर आप इसको सॉल्व करेंगे ना, तो सॉल्व करने के बाद एक आपकी जो इक्वेशन आएगी वो आएगी 13x माइनस 23y माइनस 32z प्लस 10 इक्वल टू ज़ीरो। पर मैं पर्सनली आपको रिकमेंड करूँगा कि ये मत करो, आप सॉल्व मत करो कि टाइम वेस्ट होगा।
अब ये जो आपके पास इक्वेशन आ गई है, तो इसमें से आप इन चारों में से कोई भी पॉइंट सब्स्टिट्यूट करके देख लो, जो सब्स्टिट्यूट होकर सेटिस्फाई कर रहा है वो इक्वेशन होगी आपकी, वो पॉइंट इस प्लेन को सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि दिस इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन जो आपने निकाल ली है। अब इसमें से आप सब्स्टिट्यूट करोगे ना, तो यहाँ पर आपका जो -2, 1 ये जो है -2, 0, -1/2 ये इसको सेटिस्फाई करेगा, बिकॉज 13 इंटू -2 -23 इंटू 0 -32 इंटू -1/2 प्लस 10 दिस इज टोटली इक्वल टू 0। ठीक है, बिकॉज दिस इज -26 प्लस 10 प्लस 10, ये हो गया -16 प्लस 16 दिस इज इक्वल टू 0, है ना। इसलिए तो अब ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 65th क्वेश्चन इज व्हाट 65th विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्विवेलेंट टू द बूलियन एक्सप्रेशन P इंटरसेक्शन नेगेशन ऑफ Q। ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है। अब हमें इससे बताया कि नेगेशन ऑफ दिस इज इक्वल टू एक्चुअली नेगेशन ऑफ P यूनियन Q, ये होता है ना। तो अगर आप इसको यहाँ पर ये करेंगे तो नेगेशन इस वाली चीज़ को आप अंदर लेके जाएंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, नेगेशन कैंसिल हो गया, यानी कि P माइनस Q, नेगेशन ऑफ Q ये हो गया। तो इसका मतलब आपका आंसर है ये, कहाँ है, अब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे सेम है नेगेशन ऑफ P इफ एंड ओनली Q, ये हो गया इसका आंसर। तो ये दिस इज D इज योर आंसर। ये बूलियन, ये जो है एक्सप्रेशन है ना, बूलियन एक्सप्रेशन, ये इम्पॉर्टेंट है, ये अलजेब्रा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये नहीं आती है तो इसको आप एक बार देख लेना, क्योंकि इस पर हर बार एक क्वेश्चन जरूर आता है। ये बहुत इजी क्वेश्चन था ये वाला। 66 क्वेश्चन देख लेते हैं। 2 स्क्वायर्स आर चूजन एट रैंडम ऑन ए चेस बोर्ड, द प्रोबेबिलिटी दैट दे हैव ए साइड इन कॉमन। तो प्रोबेबिलिटी हमें निकालना है। तो सबसे पहले तो प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग, सबसे पहले तो यहाँ पर आपके पास अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर टोटल स्क्वायर्स कितने हैं, ये 64 इन्होंने ऑलरेडी दिया हुआ है। तो यानी कि यहाँ पर आपके पास क्या है, यहाँ पर 8 रोज हैं और 8 कॉलम है, और 8 कॉलम है ना। टोटल 64 स्क्वायर्स हैं। आपको 64 स्क्वायर्स में से कोई भी 2 स्क्वायर सेलेक्ट करने हैं। तो वेज ऑफ सेलेक्टिंग 2 स्क्वायर्स आउट ऑफ 64 कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू 64C2 हो गया। इजी चीज़ है, 64C2 हो गया। अब यहाँ पर आपको देखना है कि प्रोबेबिलिटी दैट दे हैव ए साइड इन कॉमन। अब यहाँ पर जो आप देख, अब दे हैव साइड इन कॉमन, तो साइड इन कॉमन को आप 2 वे में सेलेक्ट कर सकते हो। कैसा, वे 1 जो होगा आपका, वे 1 मैं आपको ब्लू कलर में दिखा देता हूँ। वे 1 मतलब कि आपने ये साइड चूज़ किया है, ये 2 बॉक्स चूज़ के लिए, और यहाँ पर फिर ऐसे ही नेक्स्ट ये साइड चूज़ करिए और ये साइड चूज़ करिए, ये साइड इन दोनों बॉक्स में कॉमन है। तो पहले वे में आपने ये दोनों बॉक्स चूज़ कर लिए एक वे, ये दोनों बॉक्स चूज़ कर लिए सेकंड वे, ऐसे ही ये दोनों बॉक्स चूज़ कर लिए थर्ड वे। तो 1 साइड इन कॉमन 2 बॉक्स जो चूज़ करने हैं आपको, वो आप कितने वे में चूज़ कर सकते हो, 7 वेज में, इस रो में, इस कॉलम में से टोटल 7 वेज में, है ना। तो अब यहाँ पर ये 7 हो गया। एंड अब ये तो आपने सिर्फ इस कॉलम से किया है, सब चारों के चार हर एक 8 रोज से आप इसमें ये काम कर सकते हो आप। तो यहाँ पे
तो टोटल वेज कितने हो गए 7 × 8, ये हो गया पहला वे ब्लू वन। दूसरा वे क्या है कि आप यहाँ पर ऐसे चूज करो, ये है आपका वे 2, जिसमें आपने रेड वाली लाइन को रेड वाली साइड को कॉमन साइड चूज़ किया है। तो आप कितने वे में यूज़ कर सकते हो, वन वे। सिमिलरली इन दोनों को कॉमन साइड, इन दोनों बॉक्स की एक कॉमन साइड ये है तो इसको सेकंड वे। सिमिलरली आप इन दोनों को सभी को चूज़ कर सकते हो 7 वेज में। तो टोटल वेज और हर एक रोज़ और ऐसे 8 रोज़ में जाओगे आप तो ये क्या होगा 7 × 8 वेज। तो टोटल वेज क्या होगा वे वन प्लस वे 2। तो टोटल रिक्वायर्ड वेज of selecting 2 box with one side in common हो गया 7 × 8 प्लस 7 × 8, दिस इज इक्वल टू 2 × 7 × 8, यानी कि 2 × 56। अब आपको क्या करना है, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 2 × 56 अपॉन 64 C2। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो दिस इज इक्वल टू 2 × 56 बाई 64 फैक्टोरियल बाई 62 फैक्टोरियल into 2 factorial. So this will be what, this is 63 × 64, तो 2 × 56 into 2 by 63 × 64। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 1/18। तो ये है आपका आंसर। तो दिस इज योर ऑप्शन बी, दिस इज योर 66 क्वेश्चन सॉल्व। अब चलते हैं 67 पर। 67 क्वेश्चन इज व्हाट, if y is equal to f(x) is a solution curve for the differential equation, given differential equation is x square dy plus y minus 1/x into dx is equal to 0 and y is equal to 1, y of 1 is equal to 1 दिया हुआ है, y of half is what, ये हमें निकालना है। पहले तो हम इसको देख लेते हैं किस टाइप की इक्वेशन है। एक्स स्क्वायर, इसको अगर हम कन्वर्ट करके लिखेंगे तो ये dy बाई डी एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई एक्स क्यूब। इसको मैं इस तरह इस फॉर्म में लिख सकता हूँ। तो ये तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर वाली इक्वेशन हो गई, जिसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर है हुआ आपका ई पावर इंटीग्रल डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर। तो इसका जो इंटीग्रेशन फैक्टर हो गया वो क्या हो गया ई पावर -1/x। तो सॉल्यूशन इसका क्या हो गया, सॉल्यूशन इज इक्वल टू वाई इंटू ई पावर -1/x इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ ई पावर -1/x इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ 1/x क्यूब, यानी कि 1/x पावर 4। इंटीग्रेशन ऑफ ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू 1/x क्यूब dx प्लस सम कांस्टेंट। तो यहाँ पर क्या हो गया, y इंटू ई पावर -1/x इज इक्वल टू, अगर आप यहाँ पर इसको 1/x को t ले लेते हैं, 1/x इज इक्वल टू t, तो यहाँ पर अब क्या हो गया, ये दिस पुट 1/x इज इक्वल टू t, तो यहाँ पर आपके पास क्या हो गया ई पावर, या -1/x ले लेते हैं, -1/x इज इक्वल टू t, तो ई पावर t इंटू माइनस टी क्यूब dt हो जाएगा, ये माइनस dt। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, दिस इज़ ये कैंसिल हो गया है, तो आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ -t इंटू ई पावर t इंटू डी टी
इसका जो जब आप इसको जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो ये आपकी वैल्यू जो आएगी तो ये जो वैल्यू आ गई आपकी, अगर मैं सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ e⁻1/x y इंटू e⁻1/x e⁻1/x इंटू 1 t 1+1/x प्लस सी, ये आपका सॉल्यूशन हो गया है। अब यहाँ पर आपको पता है कि यहाँ पर दिया हुआ है कि y(1) = 1, यानी कि x की वैल्यू जब 1 डालते हैं y(1) = 1, इसका मतलब क्या है कि 1 इंटू e⁻−1, जब x की वैल्यू, अब इसका मतलब है कि जब x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू भी 1 है। जब आप सॉल्यूशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपके पास आएगा e⁻−1 इंटू 2 प्लस सी, यानी कि c की वैल्यू क्या हो गई माइनस ऑफ e⁻−1, यानी कि आपका सॉल्यूशन हो गया, सॉल्यूशन ये हो गया y इंटू e⁻−1/x इज इक्वल टू e⁻−1/x इंटू 1+1/x माइनस e⁻−1। अब आपको हाफ की वैल्यू पूछी गई है y ऑफ हाफ, तो y ऑफ हाफ विल बी इक्वल टू व्हाट, यानी कि x की वैल्यू जब हाफ होती है तो y की वैल्यू क्या है, तो y इंटू e⁻−2 इज इक्वल टू e⁻−2 इंटू 3 माइनस e⁻−1, तो यानी कि आपकी जो वैल्यू हो गई y इज इक्वल टू 3 माइनस e⁻−1 अपॉन e⁻−2, यानी कि 3 माइनस e हो गई आपकी वैल्यू। दिस इज़ योर y की वैल्यू, दिस इज़ योर आंसर डी। ठीक है, ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, 68th क्वेश्चन। If n is the number of solutions of the given equation 2 cos x 4 sin pi/4 plus x sin pi/4 minus x minus 1 equal to 1, s is the sum of all these solutions in the order pair n of s is। तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर तो सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा आपको। n नंबर ऑफ सॉल्यूशंस है और s सम ऑफ ऑल दो सॉल्यूशंस है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो मुझे लग रहा है कि जो फॉर्मूला हमें यूज़ करना चाहिए वो साइन ऑफ a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का यूज़ करना चाहिए। द फॉर्मूला साइन ऑफ a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज गिवन बाई साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर बी, ये हमें पता होता है ट्रिग्नोमेट्री में। तो हम इसको लिख सकते हैं 2 cos x इंटू 4 साइन स्क्वायर pi/4 माइनस साइन स्क्वायर x माइनस 1 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर ये क्या हो गया हमारे पास, दिस इज इक्वल टू 2 cos x इंटू साइन pi/4 इज 1/√2, तो 1/√2 होल स्क्वायर इज 1/2, यानी कि दिस इज इक्वल टू 2 माइनस 4 साइन स्क्वायर x माइनस 1। तो ये हो गया 2 cos x इंटू 1 माइनस 4 साइन स्क्वायर x इक्वल टू 1, यानी कि 2 cos x, अब cos में ही कन्वर्ट कर देता हूँ इसको मैं, 2 cos x इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर x इज 4 cos स्क्वायर x माइनस 3 इज इक्वल टू 1। तो हमारा जो इक्वेशन आ गई वो हो गई 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x माइनस हाफ इक्वल टू 0। ओके, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x इज व्हाट, दिस इज cos 3x, और 1/2 इज व्हाट, cos ऑफ pi/3। तो 3x इज इक्वल टू pi/3, 3x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस और माइनस pi/3। अब क्योंकि आपका यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि x बिलोंग्स टू 0 से लेके पाई तक, 0 और पाई भी इंक्लूडेड है, तो आपकी तीन ही वैल्यू यहाँ पर हो सकती हैं x की। x कैन बी pi/9 या फिर 5 pi/9 या फिर 7 pi/9, क्योंकि इससे ज़्यादा अगर आप x की वैल्यू लेंगे ना तो वो पाई से बड़ी हो जाएगी।
9 पाई बाई 9 हो जाएगा, तो 9 पाई बाई 9 मतलब फिर वो पाई से बड़ा हो जाएगा, है ना, तो वो हमें लेना नहीं है। तो हमारी जो x की वैल्यूज़ हैं, x की वैल्यूज़ एक्चुअली में 3 सॉल्यूशंस है, n इज इक्वल टू 3, और इनका सम क्या है, सम इज पाई बाई 9 प्लस पाई प्लस 5 पाई प्लस 7 पाई अपॉन 9, तो इसकी जो वैल्यू है 13 पाई बाई 9। मुझे लगता है यहाँ पर ना ये नॉट इंक्लूडेड है 0 टू पाई, इंक्लूडेड होगा तब भी ठीक होगा, हाँ ठीक है, इंटीग्रल वैल्यूज़ के लिए ज़्यादा आ रहा है। तो यहाँ पर आपके पास क्या हो गया, तो 3 वैल्यूज़ आपकी ए हो गई, ये हो गया आंसर आपका 3 और 13 पाई बाई 9। 68 इज सॉल्व। अब चलते 69 पर। 69th इज व्हाट, 69th इज the function f of x is given to be such that f of 2 is equal to f of 4 equal to 0. Consider the two statements s1 there exists x1 x2 belongs to 2 comma 4, x1 is less than x2 such that f dash x1 is minus 1, f dash x2 is 0, और x2 की कंडीशन ये दी हुई है। देन बोथ s1, अच्छा ये ट्रू और फॉल्स चेक करना है हमें, तो सॉल्व कर लेते हैं इसको। पहले तो हमें x1 की वैल्यू निकालनी है, s1 निकालना है, x की वैल्यू पॉसिबल वैल्यू। तो यहाँ पर गिवन कंडीशन इज f ऑफ x, f ऑफ 2 इज इक्वल टू 0 है, तो यानी कि f ऑफ 2 विल बी इक्वल टू 8 माइनस 24 प्लस 2a प्लस b, this is given to be equal to 0, and similarly f of 4 is what, f of 4 will be equal to 4 cube minus 6 into 4 square plus 4a plus b is equal to 0, जो कि आएगा आपका, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इसको, दिस इज 64 माइनस 96 प्लस 4a प्लस b इक्वल टू 0। ये हो गई आपकी दो इक्वेशंस। अब यहाँ पर आप इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को सॉल्व करना होगा आपको। तो यहाँ पर क्या हुआ, 2a प्लस बी इज इक्वल टू 16, this is your first equation, and similarly 4a plus b is equal to 96 minus 64 to 32, this is your second equation। जब आप इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो a की वैल्यू आपके पास आएगी, a की वैल्यू इज 8 एंड b की वैल्यू आपकी 0 आएगी, ठीक है। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो आपके पास एक्चुअली में f ऑफ x आ चुका है आपके पास। f ऑफ x क्या है, देन f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 8a, सॉरी 8x, b की वैल्यू 0 है, ये आपको f ऑफ x आ गया है। अब हमें कंडीशन क्या दी हुई है, x1 x2 बिलोंग्स टू 2 comma 4, x1 इज लेस देन x2 सच दैट f dash x1 इज minus 1, f dash x2 is 0, f dash x1 is equal to what, 3x1 square minus 12x1 plus 8, this is equal to minus 1, f dash x2 is equal to what, 3x2 square minus 12x2 plus 8 is equal to 0। अब आप इसको अगर सॉल्व करेंगे तो आपके पास x1 की वैल्यू क्या आएगी, इसको सॉल्व कर लेते हैं। दिस इज 3x1 स्क्वायर माइनस 12x1 प्लस 9 इक्वल टू 0, यानी कि x1 की वैल्यू आपके पास आई है, x1 इज इक्वल टू योर 1,3। सिमिलरली जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या आएगा कि इसमें नॉर्मल वैल्यूज़ नहीं आ रही, इसमें आपके पास x2 की वैल्यू आप क्या करोगे, इससे सॉल्व करोगे 12 प्लस और माइनस रूट ओवर 144 माइनस 96 बाई 6, तो यहाँ पे आपकी जो वैल्यू आएंगी 2 आएंगी, दिस इज इक्वल टू 2 प्लस और माइनस 2 अपॉन रूट 3। तो यहाँ पर अगर आप यहाँ पर ना x1 की वैल्यू 1 लेते हैं और x2 की वैल्यू अगर आप 2 प्लस 2 बाई रूट 3 लेते हैं, यानी कि x1 इज इक्वल टू 1, x2 की वैल्यू अगर आप 2 प्लस 2 बाई रूट 3 लेते हैं, तो इसके केस में x1 इज लेस देन x2, ये सेटिस्फाई हो रहा है।
तो S1 तो ट्रू है फॉर x1 इज इक्वल टू 1 और x2 इज इक्वल टू 2 के लिए दिस इज ट्रू, करेक्ट। अब चलते हैं सेकेंड स्टेटमेंट को देखने के लिए। सेकेंड स्टेटमेंट इज व्हाट, देयर एग्जिस्ट, ये थोड़ा लंबा क्वेश्चन है ये वाला, तो इस ऐसे क्वेश्चन को यूजुअली आपको लीव करना चाहिए एग्जाम में। ये स्टेटमेंट 2 आ गया। स्टेटमेंट 2 इज व्हाट, देयर एग्जिस्ट x3 x4 बिलोंग्स टू 2, 4 सच दैट x3 इज लेस देन x4 सच दैट f इज डिक्रीजिंग इन 2, x4 increasing in x4, 4 and 2f dash x3 is equal to root 3 f of x4। अब क्या है क्वेश्चन में, क्या दिया हुआ है कि f of x इज इंक्रीजिंग x4 से लेके 4 तक, ये 2 से लेके x4 तक डिक्रीज कर रहा है और x4 से लेके 4 तक इंक्रीज कर रहा है। तो इसका मतलब, और ये कंटिन्यूस फंक्शन है, तो इसका मतलब यहाँ पर f of x4 जो होना चाहिए वो 0 होना चाहिए। यानी कि क्या है कि x4 इज़ ए पॉइंट ऑफ मिनिमा, है ना, ये पॉइंट ऑफ मिनिमा है जहाँ पर ये नीचे से ऊपर जा रहा है। तो मिनिमाइज से फिर मैक्सिमाइज, नीचे से ऊपर जा रहा है तो मिनिमा है, तो यानी कि f डैश x4 की वैल्यू जो होनी चाहिए वो आपकी 0 होनी चाहिए। f डैश x4 इज इक्वल टू 0 अगर आप पुट करेंगे तो यहाँ पर आपके पास क्या आएगा, 3x4 स्क्वायर माइनस 12x4 प्लस 8 इज इक्वल टू 0, और आपके पास x4 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2 प्लस 2 अपॉन रूट 3, करेक्ट। और दूसरी कंडीशन क्या दी हुई है आपको, दूसरी सेकेंड कंडीशन इज 2f डैश x3 इज इक्वल टू रूट 3 f ऑफ x4। तो यहाँ पर क्या आएगा आपके पास, 2 इंटू 3x 3 स्क्वायर माइनस 12x3 प्लस 8 इज इक्वल टू रूट 3 इंटू, ओहो बड़ा हो जा रहा है यार ये तो, 2 प्लस 2 बाई रूट 3, कोई बात नहीं हमें सॉल्व करना है, होल स्क्वायर इंटू 3 माइनस 12 इंटू 2 प्लस 2 बाई रूट 3 प्लस 8, ये हो गया। अब यहाँ पर जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो x3 की वैल्यू जो है ना, दो x3 वैल्यूज़ को सॉल्व करने के बाद दो वैल्यूज़ आएंगी आपकी, 8/3 और 4/3। अब यहाँ पर क्या है, बट x3 इज लेस देन x4, तो x3 की वैल्यू क्या होनी चाहिए, वो 4/3 होनी चाहिए। बट x3 इज ऑल्सो 4/3 हो सकती है, 8/3 भी हो सकती है, लेकिन x3 की वैल्यू ग्रेटर देन 2 भी है, ये भी एक कंडीशन है, क्योंकि इससे ही देखा है ना, हमारी x3 की वैल्यू यहाँ पर लाई करनी चाहिए कहीं पर। तो x3 की वैल्यू ऐसी कंडीशन ये है आपकी, दिस इज़ योर कंडीशन, ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन x4। तो आपकी जो प्रॉपर वैल्यू x3 की होनी चाहिए वो होनी चाहिए 8/3। तो यहाँ पर तो एक वैल्यू तो एग्जिस्ट कर रही है यहाँ पर, x3 की वैल्यू जो कि 8/3 है, ये वैल्यू एक एग्जिस्ट कर रही है, इसका मतलब ये भी ट्रू है, इसका मतलब दोनों के दोनों ऑप्शन ही ट्रू हैं आपके, ठीक है। थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन था, इस टाइप के क्वेश्चन आपको छोड़ने चाहिए एक्चुअली में एग्जाम में, नहीं तो अगर आप नहीं छोड़ोगे तो इतना लंबा सॉल्व करना पड़ेगा, और यहाँ पे आपका जो मेजर टाइम जाएगा ना, यहाँ पर जाएगा। मैंने यहाँ पर ये बहुत जल्दी सॉल्व करके दिख दिया है, लेकिन इस वैल्यू को निकालने के लिए आपको बहुत टाइम जाएगा। ओके, अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने पर। दिस इज योर 70th क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन कहीं ना कहीं पे आते ही हैं, इनको ऐसे क्वेश्चन को सबसे लास्ट में सॉल्व करना चाहिए आपको। लेट जे एन एम इज दिस, कंसिडर ए मैट्रिक्स वेयर ए आई जे इज दिस वन एंड एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स इज व्हाट। सबसे पहले तो हमें ये देख लेना चाहिए कि एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स क्या होता है। एडजॉइंट ऑफ
ए इनवर्स, इसका अगर आप डिटर्मिनेंट निकालेंगे, डिटर्मिनेंट दिस इज डिफाइंड एज ए इनवर्स होल पावर n-1, ए इनवर्स का मॉड डिटर्मिनेंट और होल पावर n-1। अब यहाँ पर आपकी जो मैट्रिक्स है वो 3x3 मैट्रिक्स है, क्योंकि मुझे यहाँ पर यहाँ से पता चल रहा है 3x3, ये 3 और 3 है ना, तो 3x3 मैट्रिक्स है। तो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए इनवर्स होल पावर 2 यानी कि 1/mod ए का होल स्क्वायर। आपको ये चीज़ वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो आपको ए मैट्रिक्स निकालनी पड़ेगी। पहले तो मैट्रिक्स निकाल लेते हैं। मैट्रिक्स ए इज़ इस तरह से दी हुई है, तो इस मैट्रिक्स की वैल्यू क्या होगी, A11। जब i लेस देन जे होता है तब कुछ एक पर्टिकुलर वैल्यू है, तो यहाँ पर होगी लेस देन इक्वल टू जे, A12 की वैल्यू होगी, A13 की वैल्यू होगी, क्योंकि इसमें i लेस देन जे है। i यहाँ पर 1 होगा और j 1 2 3 है, 1 2 3, तो यहाँ पर तो होगा। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो A21 ये वाले केस में आ जाएगा, सेकंड वाले केस में, तो यहाँ पर ये वैल्यू जो होगी 0 होगी। A22 हो सकता है, A23 हो सकता है, A31 नहीं हो सकता है, A32 नहीं हो सकता, 0 होगा, और A33 होगा। ये मैंने ऐसा क्यों लिखा है, क्योंकि हमें ये कंडीशन दी हुई है। जब i ग्रेटर देन जे होता है तो उसके केस में हमारी जो एलिमेंट है वो 0 है, और i लेस देन जे है तो, या लेस देन या इक्वल टू जे है, तो इस वैल्यू के अकॉर्डिंग है। अब हमारा काम हो जाता है A11 निकालना, यानी कि A11 आप जब निकालेंगे तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पर दिया हुआ है A11 विल बी इक्वल टू व्हाट, Aij विल बी इक्वल टू j 6 + i, 3 माइनस j i + 3, 3 होगा मेरे लिए। तो यहाँ पर सबसे पहले तो मैं इसको निकाल लेता हूँ, तो j nm, तो j 6 + i माइनस 3 मेरा क्या होगा, 0 से 1/2 x पावर n, x पावर 6 + i बाई x³ - 1 dx माइनस इंटीग्रल 0 से लेके हाफ x पावर i + 3 बाई x³ - 1। ओके, ये अकॉर्डिंग टू इस चीज़ की मैं निकाल रहा हूँ इस चीज़ को, ठीक है। अब इसको जब आप सॉल्व करोगे तो दिस इज़ व्हाट, 0 से लेके हाफ x पावर i + 3 इंटू x³ - 1 अपॉन x³ - 1 हो गया, दिस इज dx, x³ - 1 x³ - 1 कैंसिल हो गया, तो इसकी वैल्यू जो आ गई पास आ गई 0 to 1/2 x पावर i + 4 बाई i + 4, 0 से लेके हाफ तक, यानी कि 1/2 होल पावर i + 4 अपॉन i + 4, ये वैल्यू आ गई आपकी Aij। तो यहाँ पर जो A11 की जो वैल्यू हो गई, A11 इज इक्वल टू Aij है, यानी कि 1/2 पावर 5 इंटू 5, A12 क्या हो गया, A12 इज इक्वल टू 1/2 पावर 5 इंटू i + 4, फाइव A13 विल बी इक्वल टू ऑल्सो 1/2 पावर 5 इंटू 5, और A22 विल बी इक्वल टू 1/5 ये 6 इंटू 2 पावर 6, और A33 विल बी इक्वल टू व्हाट, 1/7 इंटू 2 पावर 7। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ है कि जब आप इसका डेट ए निकालेंगे तो आपका जो डिटर्मिनेंट है, एक्चुअली आपको इन वैल्यूज़ को निकालने की ज़रूरत नहीं है, बस ये 3 वैल्यू निकालनी है, क्योंकि ये डायगोनल मैट्रिक्स हो गई,
तो डिटर्मिनेंट ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स एक्चुअली हमें पता होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ दिस डायगोनल मैट्रिक्स या अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की वैल्यू होती है A11 इंटू A22 इंटू A33। ये आप कैलकुलेट कर सकते हो, कॉलम 1 के अकॉर्डिंग निकालोगे तो यही आएगा। तो यहाँ पर A11 A22 A33 निकाल लिया आपने, तो डेट ए की जो वैल्यू हो गई वो हो गई आपकी 1/2 पावर 5 + 6 + 7 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7 1/18 इंटू 210। ये हो गई आपकी डेट ए की वैल्यू। अब आपका जो आंसर है वो है 2^18 होल स्क्वायर इंटू 210 का होल स्क्वायर, यानी कि 2^36 इंटू 210 होल स्क्वायर। तो ये होना चाहिए आपका आंसर। यानी कि ये नॉन है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, uh, 105 होल स्क्वायर इंटू 2^38। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। तो मेरा आंसर ये होना चाहिए सी। ओके, तो ये आपके 10 क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मैं आने वाले टाइम में नेक्स्ट कल मैं इसके बाकी 10 क्वेश्चन सॉल्व करूँगा और उसके बाद उसके बाकी 10 क्वेश्चन सॉल्व करूँगा। तो इन 3 दिनों में 30 क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट ईयर फिर केमिस्ट्री के सॉल्व करेंगे। केमिस्ट्री के एक ही वीडियो में सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि वो जल्दी हो जाते हैं। और फिर उसके बाद सितंबर के जो और इवनिंग शिफ्ट में या मार्च के अगस्त के और भी जो इवनिंग क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। और इस समय अगर आप CBSE बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो CBSE बोर्ड से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी देखते रहिए CBSE क्लास 12 के चैनल पर। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।